Hello my dear students, my name is Akash Malik and currently I am a CS undergraduate student at Shivnadar University, Noida। तो ये जो वीडियो है ये जेईई एडवांस के सॉल्यूशंस, जेईई एडवांस का पेपर जैसा कि आपको पता है कल हुआ है और रात को जो है उन्होंने ऑफिशियल पेपर जो है वो डाल दिया। तो अब देखिए मैं भी स्टूडेंट हूँ, सारे क्वेश्चन तो मुझसे भी नहीं हुए बट जितना मुझे आता था मोस्टली क्वेश्चन जो है मैंने कर दिए, तो वही वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन जो है फिजिक्स का। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि ये एक हमारे पास फुटबॉल है और ये एक इंक्लाइन प्लेन पर हमने रख दिए जो थीटा डिग्री पर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो हम डॉटेड लाइन बना देते हैं शो करने के लिए, ठीक है। और हमको बोला है कि जो ये डिस्क है इसका रेडियस है आर, कैपिटल आर, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 2r। तो सर्कल की जो प्रॉपर्टी होती है उससे ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये r आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है, लेट अस से दिस इज O, ये O पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि, और हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जो बॉडी है ये रेस्ट पे रहनी चाहिए, ठीक है। ये बॉडी रेस्ट पे रहनी चाहिए। तो हमसे पूछा गया कि ये जो थीटा है व्हाट शुड बी थीटा सो दैट बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। इसके सोल्यूशन के लिए मैं जो O पॉइंट है ना, नहीं ये जो सेंटर है हम क्या कहते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर, जो है टॉर्क अबाउट सेंटर, इसको क्या करना है हमें 0 कर देना है सिंपली। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ठीक है। और टॉर्क अबाउट सेंटर जो है हम इसमें 0 कर देंगे। अब देखिए इस पर फोर्स कौन कौन से लग रही है। सबसे पहले वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक फोर्स लग रही है mg, ठीक है। कंपोनेंट्स करें अलोंग द इंक्लाइंड mg sin थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड अलोंग दिस डायरेक्शन इज mg cos थीटा। और देखिएगा इस पॉइंट पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, O ले लो या फिर P ले लो, कोई भी एक पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ठीक है। और देखो जैसे अगर ये जस्ट मूव होगा तो ये राइट क्लॉकवाइज मूव होगा तो फ्रिक्शन जो है वो लगेगा इस पर तो ये इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क अबाउट सेंटर की बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज कंजर्व्ड। तो देखना यहां से ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो हमसे पूछा कि ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज लैम्डा। तो अब देखो ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस लेट अस से दिस d गिवन है, सॉरी मैंने लैम्डा ले लिया इसको। तो ये जो लैम्डा है ये क्या हो जाएगा रूट ओवर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ओ पाइथागोरस थ्योरम लगा के लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखना ध्यान से देखना, F मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, ये जो टॉर्क है ये किसके बराबर होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय, अब नॉर्मल रिएक्शन का डिस्टेंस देखो, नॉर्मल रिएक्शन का डिस्टेंस ये वाला होगा दैट इज स्मॉल r, ठीक है। ये चीज समझ, बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, इतने से कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो कैसे, ये जो फ्रिक्शन है ये लग रहा है इस डायरेक्शन में,
वर्टिकली अपवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइन, और इधर mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया, mg sin थीटा के बराबर, लैम्डा किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, सिमिलरली mg cos थीटा के, mg cos थीटा इनटू स्मॉल r, बिल्कुल सिंपल बेसिक, mg cos थीटा इनटू स्मॉल r, तो यहां से mg से mg गया, tan थीटा जो है हमारे पास कितना आ गया, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब आप जब ऑप्शन देखोगे, पेपर का जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक बार गो थ्रू कर लेना पेपर को। तो ये जो tan थीटा है ऐसा, बट ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, बट जो ए ऑप्शन है उसमें जो sin थीटा है वो दे रखा है। देखो अब sin थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, दैट इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट कैपिटल R। तो यहां से मेरे पास sin थीटा आ जाता है, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट इतना है कि जो सेंटर है उसके अबाउट टॉर्क को कंजर्व कर देना है, और ये सिंपल सी इक्वेशन हम लगा दें तो आंसर आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी नहीं किया मैंने। अब हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक कैपेसिटर है और यहां पर हमने एक लूप, ठीक है, ये एक सर्कुलर लूप है, और हमने एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लूप P0 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट कर दिया, और हमें बोल दिया कि इस पर एक चार्ज है Q इनिशियली, और जैसे ही हमने ये मैग्नेटिक फील्ड पास कराया और हमने ये स्विच क्लोज कर दिया, तो हमसे कहा गया है कि एक बहुत ही स्मॉल टाइम में ये क्यों डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि by the time capacitor is fully discharged, we are required to find the angular momentum gained by the coil। ये हमारा प्रॉब्लम है कि कैपेसिटर है और एक सर्कुलर कॉइल है, और जिसके एन टर्न्स है हमको दे दिया, एन टर्न्स है, ठीक है। और इनिशियली कैपेसिटर पर चार्ज किया, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया और स्विच क्लोज किया, तो ये चार्ज जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो हमसे पूछा गया कि जब तक जिस टाइम में ये कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होता है, हमसे एंगुलर मोमेंटम में कितना गेन हुआ है वो हमसे पूछा गया। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो टॉर्क होता है इन अ मूविंग कॉइल वो कितना होता है, एम बी साइन थीटा। आप सभी को पता होगा एम बी साइन थीटा टॉर्क होता है, ठीक है। और एम को हम क्या लिख सकते हैं, एन आई ए फॉर अ सर्कुलर कॉइल, एन आई ए, और ये बी हो जाएगा बी नॉट, मतलब बी साइन थीटा। देखो अब बी तो हो गया बी नॉट, और साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा हो गया π/2 और साइन थीटा हो गया 1, तो ये हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया टॉर्क, दैट इज एन आई पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस हमें आर दे रखा है, ठीक है, रेडियस आर, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू बी नॉट, ठीक है। ये हो गया टॉर्क, समझ में आ रही बात, ये हो गया टॉर्क। अब हमें क्या पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है डेल्टा एल, उसको कैसे लिख सकते हैं, टॉ डी टी फ्रॉम टाइम 0 to t, ठीक है। बहुत मतलब बेसिक सी ऐसे ही पढ़ाया जाता है, एंगुलर मोमेंटम कितना कैसे निकाला जाता है, ठीक है।
तो टॉ डी टी, तो टॉ को हम लिख सकते हैं एन पाई आर स्क्वायर बी नॉट आई डी टी 0 to t, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट थे इसलिए मैंने इनको बाहर लिख दिया। अब आई डी टी क्या होता है, ओवर इंटरवल 0 to t चार्ज, इनिशियल चार्ज दैट इज गिवन एज क्यू। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो जाता है पाई आर स्क्वायर एन बी नॉट क्यू डेल्टा एल और गेन इन एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाता है हमारे पास आंसर। और जहां तक मुझे ध्यान है ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही आंसर है। और बाकी जब ऑफिशियल आंसर क्या आएगी, अच्छा मैं भी चेक कर लूंगा, अगर गलती करी होगी तो हम सही कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको देखिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्या है कि ऐसा एक हमको ग्लास का सरफेस दिया हुआ है, भी शेप का मान लो, और ये ऐसे हमको यहाँ पर एयर है और ये ग्लास है और यहाँ पर भी एयर है, ठीक है। तो रेस तो 5 रेस दी हुई है, मैं बेसिकली 3 रे लेके चलूंगा। एक रे तो ये वाली और एक रे ये वाली और एक रे ये वाली, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, और कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगेगा वो देखो कि देखो अब अगर ये फ्रंट हमेशा लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है तो इनिशियली वेव फ्रंट तो हो गया एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इनिशियली वेव फ्रंट हो गई एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद देखो अब ये जो ग्लास का सरफेस है परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो जैसे रे आ रही थी वैसे ही चली जाएगी, ठीक है। अब देखो ये रे जो है थोड़ी सी ऊपर बना देता हूं मैं, ठीक है। तो ये ऐसे, ठीक है। अब देखो ये एक स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहीं होगा, यहाँ पर होगा, इस ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी इसकी। तो ये जो ये हो गई इसकी फोकस से नॉर्मल। अब देखो जाती तो ऐसे जाती है ना रे, तो अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जो लाइट रे है वो कहाँ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये रे कुछ ऐसे मान लो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये रे स्ट्रेट जा रही थी, ये ऐसे ही चली जाएगी क्योंकि यही इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस पर रहेगी। उसके अलावा अब इसका देख लो, अब ये कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब देखो बात को समझो कि पहले अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो किस तरीके से होगा, कुछ ऐसा होगा, एक इस तरीके का कर्व, है ना। इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक स्फेरिकल होगा और स्फेयर की कर्वेचर जो होगा बाहर की तरफ होगा, ठीक है। फिर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और अब इसकी बात करें तो इसके लिए भी सिमिलर कुछ ऐसा ही होगा। अब बात आती है बीच में कि एक स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं कि भाई ऐसा आएगा या फिर एक और ऐसा लूप आएगा, ठीक है। उसके लिए देखो कि ये रे देखो अगर ऐसा आता, पहले तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन होती है कब, जब ये परपेंडिकुलर होता है इस लाइन के, बट ऐसा नहीं है क्योंकि लाइट हल्की सी बेंड होगी, ठीक है। तो अब इस तरफ कर्व क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि आप देखोगे तो इसका वेव फ्रंट जो है कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो ये जो वेव फ्रंट है ये कुछ इस तरीके का आएगा, इसके इस सरफेस के जस्ट अपोजिट सरफेस ये हमारा जो है स्फेरिकल
वेव फ्रंट, वेव फ्रंट टाइप, ठीक है। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है ना, और इसका आंसर भी ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। तो देखो, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि ये एक यू ट्यूब है, ठीक है, ऐसी, ठीक है। इनिशियली इसमें वाटर था, ठीक है, और जब वाटर था तो जो दोनों लेवल की हाइट थी, लेटर से जब इनिशियली वाटर था तो ये जो हाइट थी, ये कहा गया है कि हमको ये थी 0.29 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद क्या, ये वाटर है, ठीक है। और हमसे क्या कहा गया है कि इसके बाद हमने क्या डाला है इसमें, केरोसिन ऑयल जो है, इसको मैं रो के से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये जो है रो डब्ल्यू, वैल्यूज दी गई है, आप देख लेना क्वेश्चन पेपर में। तो ये रो के डाला है, जिसकी जो लेंथ है वो है क्या कहते हैं 0.1 मीटर, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि ये जो है हाइट, ये हमको दे रखी है h1, ठीक है, ये हाइट है h1, बाद में, पहले नहीं बाद में। और अब देखो, जब इधर से प्रेशर बढ़ेगा तो हल्का सा लिक्विड यहां पे रेज होगा, क्योंकि डेंसिटी इसकी ज्यादा है, मतलब वेट इसका ज्यादा होगा, तो ये हल्का सा ऊपर, इतना तो ऊपर नहीं, बराबर तो नहीं जाएगा, बल्कि हल्का सा इतना, ठीक है। और अब हमको ये जो हाइट है यहां से यहां तक, ये h2 दे रखी है, ठीक है। ये हल्का सा लेवल रेज हुआ, इतना मान लो, ठीक है। अब जो है हमसे पूछा गया कि रेशो पूछा है h1/h2 का, जहां तक मुझे पता है, हाँ, h1/h2 का रेशो हमसे पूछा गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखो, कि मैं जो लेंथ है, जो क्या कहते हैं एक्सपेंड हुई है, इसको x मान लेता हूं, ठीक है। ये लेंथ हो गई x। तो देखो, मैं सिंपली h2 को क्या लिख सकता हूं, 0.29 प्लस x, यहां से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। h1 की बात कर लेता हूं, h1 क्या होगा, देखिएगा कि 0.1 प्लस, अब जब यहां x बढ़ी है, हाइट x यहां बढ़ी है ना, वाटर के लिए बात कर रहे हो, 0.1 था केरोसिन ऑयल के लिए, तो वाटर के लिए इनिशियली थी 0.29, अब x यहां बढ़ी है तो x यहां से कम हुई होगी, तो वो हमने यहां लिख दिया x, ठीक है। हमें h1 और h2 के हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि h1 और h2 क्या है। अब क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट है a और b सेम हाइट पे, a और b सेम हाइट पे, तो कॉन्सेप्ट क्या हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स का, कि प्रेशर एट a इज इक्वल्स टू प्रेशर एट b, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, प्रेशर एट a इक्वल्स टू प्रेशर एट b। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ाया भी जाता है। तो प्रेशर एट a और प्रेशर एट b को इक्वल कर देते हैं, तो पहले प्रेशर एट a लिखते हैं। तो हमने मान लिया कि जो p एटमॉस्फेरिक है उसको मैं p नॉट मान लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। वैसे कोई यूज नहीं आएगा, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, बट फिर p नॉट प्लस, अब नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, h रो जी, h कितना है 0.1, रो कितना है, रो ऑफ केरोसिन ऑयल इनटू g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, p नॉट प्लस रो के इनटू g, ठीक है। ये यहां तक प्रेशर आ गया। अब यहां से हमें नीचे जाना है, तो यहां से नीचे जाएंगे, वो कितना है, ये लेंथ हो गई ये वाली लेंथ, ठीक है। ये कितनी है हमारे पास 0.29 माइनस x, ठीक है।
प्लस रो डब्ल्यू जी, और ये जो हाइट है 0.29 माइनस एक्स, ठीक है, ये लेंथ आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेशर एट ए। ये किसके बराबर है? प्रेशर एट बी। प्रेशर एट बी को डायरेक्टली लिख सकते हैं पी नॉट प्लस H2 रो डब्ल्यू इंटू जी। H2 को अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, H2 मैंने यहाँ लिखा है ये, तो वही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ x के फॉर्म में। वो हो जाएगा 0.29 प्लस एक्स रो डब्ल्यू जी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेशर एट बी। दोनों को इक्वेट कर दिया तो पी नॉट से पी नॉट गया, जी जी जी, सब जगह से जी जी हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो जाएगा 0.1 इंटू रो ऑफ केरोसिन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रो ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स। क्योंकि जब ये इधर लाओगे 0.29 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स जुड़ जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो एक्स आ जाता है वो आता है 0.1 रो के बाय 2 रो डब्ल्यू, ठीक है। जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें हमारे पास रो के जो है वो 800 kg पर मीटर क्यूब, और रो डब्ल्यू है वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख कर ही लेते हैं, काम करते हैं। 0.1 इंटू 800 बाय 2 टाइम्स ऑफ 1000 दैट इज 0.04 आता है, ठीक है, 0.04। तो यहां से मेरे पास H1 जो है वो आ जाता है 0.1 प्लस 0.29 माइनस 0.04 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.35। H2 को देखेंगे तो आ जाता है 0.29 प्लस x दैट इज 0.29 प्लस 0.04 दैट इज इक्वल्स टू 0.33। H1 by H2 सिंपली 35 by 33। बी ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन में दे रखा 35 by 33। ये सिंपली हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ हमारे सिंगल करेक्ट जो है वो खत्म होते हैं, और सिंगल करेक्ट की मार्किंग जो है वो +3 -1 जैसा हमेशा होती है वैसे थी। अब हम बात करेंगे मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन की। तो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है मोर देन वन करेक्ट का 7 नंबर से एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बहुत मॉडल से ये क्वेश्चन है, और 100% कोई भी टीचर जब ये पढ़ाता है तो ये क्वेश्चन तो नहीं बट इस तरीके का कॉन्सेप्ट 100% टीचर करवाता है। क्योंकि सिंपली बोर मॉडल के जो क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, वो मोस्टली केमिस्ट्री में और जेईई मेन में आते हैं, अगर आते भी हैं तो। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर टीचर पढ़ाता है हमेशा। तो हमें क्या कहा गया है कि वही बोर मॉडल के 3 पोस्टुलेट जो हमें सबको पता होते हैं ये उससे सॉल्व होगा, और हमको कहा गया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज यू आर, वो हमको दे रखी है F into R वेयर F इज अ कांस्टेंट। और हमसे जो रिलेशन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं V के, R के एंड एनर्जी। तो V हमारी वेलोसिटी, R रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड E एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, मैं बताता हूँ। तो देखो, जब भी क्वेश्चन करना होता है तो सबसे पहले अगर हमें देखना है कि फोर्स को मैं F' लिख देता हूँ, वो होता है -du/dr। बट अभी हमें मैग्नीट्यूड देख रहे हैं क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो हम मॉडुलस यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि इक्वल होगा mv²/r के, ठीक है, mv²/r। कैपिटल R छोड़ो, स्मॉल r ले लो, ठीक है। तो यहां से देखो du/dr कितना आ रहा है, F इज इक्वल टू mv²/r। तो v² जो है वो आ रहा है FR/m, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, सिंपल।
v और r में रिलेशन। अब हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की जो हमारा पोस्टुलेट है वो क्या होता है, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ये हमेशा वैलिड होता है, ये हमेशा वैलिड होता है किसी भी उसके लिए। हमेशा ये कॉन्सेप्ट हमेशा सही रहता है। अरे ये कॉन्सेप्ट है, ये जो है ड्यू बाई डी आर वाला, ये हमेशा ये दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। हमेशा जब भी टीचर पढ़ाएगा वो ये दो क्वेश्चन, ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होंगे। कैसे, ये तो मैंने करके दिखा दिया। अब ये एम वी आर अपॉन 2 पाई, तो एम हमारे पास एम, वी को क्या लिख सकते हैं, एफ आर बाय एम का रूट इंटू आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। अब यहां पर देखना, आर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई रूट ओवर एफ एम। ठीक है। तो यहां से मैं जो आर जो है वो मुझे क्वेश्चन में किसी को पूछा गया, हाँ एन के प्रोपोर्शनल पूछा गया आर हमारे से। तो अब देखो एन एच अपॉन 2 पाई, तो हाँ आर जो है प्रोपोर्शनल आ रहा है एन की पावर 2/3 के। ठीक है। और ठीक है, और आर तो आ गया, ये एक बार वैल्यू भी लिख लेते क्योंकि हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। तो एक काम करता हूँ, इसको आर जो है यहां से वो आएगा एन एच अपॉन 2 पाई रेज टू द पावर 2/3 एंड एफ एम 1/fm रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, ये आर आ गया। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया आर की प्रोपोर्शनैलिटी, बट ई की हमसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है। अब हमारे पास जो वी है वो प्रोपोर्शनल है रूट आर के। ठीक है। और मतलब वी जो प्रोपोर्शनल आ जाएगा एन की पावर 1/3 के। तो ये एक हमारा दूसरा वी और आर हो गया। अब एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो अब एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है U प्लस के, दैट इज एफ आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एफ आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर U प्लस के, U हमने दे रखी है और के हमने निकाल, के हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो एनर्जी जो हो गया एफ आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हमें पता है कितना होता है एफ आर बाई एम, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3/2 एफ आर। ठीक है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 3/2 एफ आर। तो हाँ, तो हो गया 3/2 एफ। अब हमें आर यहां पर पता है, आर कितना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और एक ये अगर एफ है इसको भी अंदर ले जाता हूं तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास एफ क्यूब, तो एफ स्क्वायर और एम की पावर 1/3। हाँ, ये हो जाएगा मेरे पास एनर्जी। तो जब आप ऑप्शन चेक करेंगे 7th क्वेश्चन के लिए, तो एक तो ऑप्शन हमारा जो है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये दोनों करेक्ट रहेंगे इसके लिए 7th के लिए। ठीक है, बी और सी। ठीक, समझ में आया कॉन्सेप्ट। दो चीजें इस्तेमाल हुई। पहली चीज एफ जो है वो ड्यू बाई डी आर होता है और वो इसके बराबर है नियम को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर। दूसरा कॉन्सेप्ट एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। बहुत ही आसान, दो कॉन्सेप्ट लगाए, आंसर आ गया थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मैंने नहीं किया, आपसे हो तो आप कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन। तो देखो अब 9th क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन जो है यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है ना, तो सिंपल मैथ भी अगर आती है ना आपको, तो भी आप कर सकते हो। देखो अब कैसे है कि एक तो हमें देखा पोजीशन जो है, पोजीशन को हम लेंथ ले लेते हैं
वो किसके बराबर है, एक्स पावर अल्फा की, ठीक है। स्पीड एक्स पावर बीटा जो है वो LT-1 होती है। और फिर हमें दे रखा है कि जो एक्सेलरेशन है एक्स पावर p जो है वो दे रखा है हमको, ये तो LT-1 हो जाता है LT-2 एक्स पावर q, वो हमको दे रखा है मोमेंटम दैट इज MLT-1, और एक्स पावर r जो है वो हमारे पास आ जाता है फोर्स, वो होता है MLT-2, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे अल्फा बीटा और पी का रिलेशन पूछा गया, अल्फा बीटा और पी का रिलेशन, ये कैसे निकालेंगे। तो देखो ये चीज हमको दी गई, ठीक। अब देखो, अब एक्स पावर बीटा इज इक्वल्स टू LT-1, एल पता है हमको कितना है, एक्स पावर अल्फा इंटू T-1, तो यहाँ से T-1 जो है वो आ जाता है हमारे पास एक्स की पावर बीटा माइनस अल्फा। इस T-1 को यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास एक्स पावर जो p है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, एक्स पावर p इज इक्वल्स टू एल दैट इज एक्स पावर अल्फा t पावर -2, मतलब एक्स पावर 2 बीटा माइनस 2 अल्फा। तो एक्स पावर p इज इक्वल्स टू एक्स पावर 2 बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। सेम बेस है, पावर ऐड हो जाती है, तो यहां से मेरे पास p इज इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस p इज इक्वल्स टू 2 बीटा। अल्फा p और बीटा में रिलेशन आ गया, ये हमारा पहला ही ऑप्शन है ए, तो ये सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और हमसे फिर पूछा गया हमसे p q और r का रिलेशन, वही सिंपल। अब देखो, अब LT तो हमें पता है कैसे निकालना है, m नहीं पता, तो वही एक्स पावर q, वो कितना हो जाएगा, m एक्स पावर गामा अल्फा और एक्स पावर T-1 मैंने निकाला था एक्स पावर बीटा माइनस अल्फा, राइट। तो यहां से m जो है वो आ जाता है एक्स पावर q माइनस बीटा, ठीक है, यहां से m आ गया। अब हम इस m को यहां पुट कर देंगे, तो एक्स पावर r जो है वो आ जाएगा एक्स पावर q माइनस बीटा इंटू एक्स पावर अल्फा इंटू एक्स पावर 2 बीटा माइनस 2 अल्फा। डायरेक्टली देखे एक्स q इज इक्वल्स टू q, r इज इक्वल्स टू q माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू q प्लस बीटा माइनस अल्फा। अब ये तो हमने निकाल लिया, ये हमारे रिलेशन आए क्यू बीटा और अल्फा में, क्यू बीटा अल्फा और आर में। हमसे पूछा गया पी क्यू और आर में, पी क्यू और आर का रिलेशन हम यहां से निकाल लेंगे। अल्फा होता है 2 बीटा माइनस पी, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 2 बीटा माइनस पी रखेंगे, तो आर इज इक्वल्स टू क्यू प्लस बीटा माइनस 2 बीटा प्लस पी एंड बीटा इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस आर। ये दो हमारे रिलेशन आ गए। ऑप्शन चेक करेंगे तो एक ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा और P प्लस क्यू माइनस आर ऑप्शन बी, ये हमारे आंसर हो गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल मतलब बेसिक तो सबको याद रहते हैं, फोर्स, मोमेंटम, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब। तो इतना सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन और सिंपल आंसर आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 लेक्चर किए थे, तीसरा लेक्चर मैं बना चुका हूं और उस लेक्चर में था ये मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मैंने उस लेक्चर में जो इलस्ट्रेशन लिया है ना वो भी इसी से रिलेटेड है। बस आपको इसमें थोड़ा सा बस सॉल्व करना है। मैंने इलस्ट्रेशन जो लिया है वो बिल्कुल यही है, तो देखना कैसे करना है इस क्वेश्चन को। कि ये है कि एक पार्टिकल है ना,
एक पार्टिकल है जो कि ऐसे एक हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं पाथ है, उसमें रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं। यहाँ पर पार्टिकल है जिसको हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है। तो जब हम मतलब हम पहले इसको जब ये रखा हुआ था, इसका चार्ज जो q है, मास m है, ठीक है, और हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E बोल दिया, ठीक है। ये हमसे दिया गया हमारे को, और ये u वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, तो देखिएगा ये प्रोजेक्टाइल करेगा। इस पॉइंट को हमें t दे दिया गया है, ठीक है, कैपिटल T। हाँ, इस पॉइंट को हमें कैपिटल T दे दिया गया है, जो कि 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। ये T है 5 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अब हम इसको देखें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक पैरामीटर्स क्या है, हम वो लिख ले। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, ये चीज हमारे दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ux लिख लेते हैं, दैट इज u cos ऑफ थीटा, ये थीटा हमने मान लिया। तो अब देखो, अगर ये t पे स्ट्राइक करना है तो चलिए इसको बाद में बताऊंगा। और uy, ये हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है, ux uy, और ax जो है वो 0 है, और ay जो है वो कितना है, g। अब देखो g तो नीचे लग रहा है और एक फोर्स और लग जाएगी, दैट इज qe बाई m, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमें q बाई m का रेशो भी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, हमें u भी दे रखा है, ठीक है। तो पहला जो काम था हमारा, जो हमसे पूछा गया, वो हमसे थीटा के बारे में पूछा गया कि थीटा क्या है। उसके बाद पहले दो ऑप्शन तो ये हो गए थीटा क्या है, और दूसरे दो मतलब ए बी तो थीटा, और सी और डी वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया। अब थीटा को निकालता हूं, थीटा कैसे निकालेंगे, तो अब देखिएगा सबसे पहले हमारे पास जो रेंज है वो कितनी है, 5। ये क्वेश्चन नंबर है 10th, ठीक है। रेंज जो है वो 5, और रेंज कैसे निकाला जाता है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना होता है, दैट इज ux मल्टीप्लाइड बाय 2u बाय ay, ठीक है। ये हो गया सिंपल। तो हम यहाँ से 5 जो है उसको लिख सकते हैं 2ux uy बाय ay, ठीक है, दैट इज 5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर। इस 2 को हटा देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा sin टू थीटा डिवाइडेड बाय ay जो है g प्लस qe बाई m, ठीक है। तो यहां से जब आप देखेंगे तो ये qe बाई m, यहाँ पर जो है qe बाई m इज वेरी वेरी ग्रेटर देन g। ये लगभग 10 टू द पावर 10 का ऑर्डर है, और ये 10 है सिंपल। तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 5 जो है वो आ जाएगा u स्क्वायर sin टू थीटा बाय qe बाई m, ठीक है। सारी वैल्यूज हमको दे रखी, जब हम थीटा निकालेंगे वो पाई बाई 6 के बराबर आएगा। पर अगर हमें एक एंगल दे दे जो कि 45 डिग्री से लेस है, जो कि यहाँ पर पाई बाई 6 आ रहा है, जो कि 45 डिग्री से लेस है, और हमें एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है कि वो जो एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जिनकी एक एग्जैक्ट सेम रेंज आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक हो गया पाई बाई 6, दूसरा हो गया पाई बाई 3, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी, ठीक है, पाई बाई 6 और पाई बाई 3। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट जो है ये आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। बाकी जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में हम इसको कवर करेंगे, सॉरी, ठीक है। थीटा आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g, सिंपली सॉल्व करेंगे टाइम बचाने के लिए। मैं ये आपके लिए एक असाइनमेंट हो गया, बस आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो या तो आएगा रूट 5/6 माइक्रो सेकेंड और 5/2
माइक्रो सेकेंड। आप सॉल्व करके देखिएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, u की वैल्यू दे रखी है, g पता है, साइन थीटा पता है। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये दो आंसर आएंगे। ठीक है, तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगले जो क्वेश्चन है वो मैंने नहीं किए। अब जो है मैं सीधा इंटीजर टाइप पे बढ़ता हूँ। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर 15 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये देखिए, ये एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन दोनों को कंबाइन किया गया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, बिल्कुल बेसिक, जो कि बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये लेट अस से यहां पर मैंने एक डाइपोल रख दिया पी वेक्टर, जो कि ओरिजिन पे है। ठीक है, डाइपोल है पी वेक्टर जो कि ओरिजिन पे है, और मैं क्या करता हूं, मैं एक स्प्रिंग लगा देता हूं और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू। तो देखो, हमें कंडीशन ऐसी दी गई है कि ये पी वेक्टर है और ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये हल्का सा इलोंगेट पहले ही हो जाता है, जो कि डिस्टेंस हमें दे रखी है एल। ठीक है, और एल हमें डिस्टेंस दे रखी है। उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि इस चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को मैं हल्का सा एक्सटेंड कर देता हूं बाय डिस्टेंस डेल्टा एल, एंड वी हैव बीन गिवन दैट डेल्टा एल इज वेरी वेरी लेस देन एल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है 1/λ और डेल्टा रूट ऑफ k बाई m। इंटीजर नहीं बोलूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, तो हमसे जो डेल्टा है वो पूछा गया कितना होगा डेल्टा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक डाइपोल रखा है, शॉर्ट डाइपोल, उससे एक स्प्रिंग अटैच करके एक चार्ज पार्टिकल क्यू रख दिया, जिस पर फोर्स लग के एक नेचुरल लेंथ एल आ जाती है। उसके बाद हल्का सा हम डेल्टा एल इलोंगेट कर देते हैं, जो कि एल से बहुत छोटा डिस्टेंस है। अब हमसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी जो है कुछ कुछ ऐसी आ जाती है, और हमसे फिर डेल्टा पूछा गया, डेल्टा कितना होगा। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इसमें लगता है कि भाई एक बार हम एल निकाल लेते हैं, एल कितनी आएगी। तो एल के लिए मैं क्या कहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर है, तो इस पर एक फोर्स लग रही होगी, यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स एफ स्प्रिंग, ठीक है, हल्का सा क्योंकि इलॉन्गेटेड है, और एक राइटवर्ड आउटवर्ड फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। ठीक है, अब जो है देखना कि जब हल्का सा डेल्टा एल स्ट्रेच किया तो इस मीन पोजीशन के अबाउट ये एसएचएम करेगा। एसएचएम करेगा नहीं करेगा ये बाद की बात है, ऑसिलेशन जरूर करेगा। तो ऑसिलेशन कर रहा है तो हमेशा मीन पोजीशन वहां होती है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स जीरो मतलब एफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि एफ स्प्रिंग जो है वो हो गई के एल, दैट इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस शॉर्ट डाइपोल एट अ डिस्टेंस एल। ये हो गया। ठीक, ठीक है, तो अब ये के एल इज इक्वल्स टू क्यू। अब जो ये होता है एक्सियल पॉइंट पर किसी एल डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक शॉर्ट डाइपोल की वजह से आता है वो आता है 1/4πε0 P बाय एल क्यूब, के पी बाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से जो एल है वो आ जाता है हमारे पास क्यू पी अपॉन के 4πε0 रेज टू द पावर 1/4। ठीक है, सिंपल, एल आ गया हमारे पास। अब हम इसको हल्का सा इलोंगेट करते हैं।
ठीक है। अब जब हल्का सा इलोंगेट करेंगे तो एक यहां पर एक एफ स्प्रिंग डैश आ जाएगा और एक एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डैश। अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी। तो अब हम क्या करते हैं, हम एफ नेट जो है, एफ नेट वो कितनी हो जाएगी, डेफिनेटली एफ स्प्रिंग एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस एफ स्प्रिंग होगी क्योंकि इधर हमने पुश कर रखा है, ठीक है। अब ठीक है, एफ ई माइनस एफ एस पी और डैश ये दूसरे वाली है, ठीक है। तो अभी कितना होगा इसको देखिएगा, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर रियली नहीं लिखते, पी लिख देते पी, और ये जो डिस्टेंस है अब हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब, ठीक है, माइनस के एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। अब हम इस कंडीशन में यूज करेंगे, अगर डेल्टा एल से बहुत छोटा है तो हम उसको क्या, एल प्लस डेल्टा एल रेज टू द पावर -3 माइनस के एल प्लस डेल्टा एल। अभी -3 जब ये बहुत छोटा हो जाता है तो हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाता है ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा एल -3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस के एल माइनस के डेल्टा एल, ठीक है। जब आप ये देखेंगे पी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3 पी डेल्टा एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के एल माइनस के डेल्टा एल, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे हिसाब से आपको चमक जाना चाहिए, ये और ये बराबर है, कैंसल आउट हो रहे हैं, और ये बराबर है, ठीक है। तो यहां से एफ नेट जो है उसको मैं एम में लिख देता हूं, ये हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ के डेल्टा एल, तो एक्सेलरेशन हो गया -4k बाई एम इंटू डेल्टा एल, ठीक है। अब हमारे पास आ गया जो एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस इज इक्वल टू -4k बाई एम इंटू डेल्टा एल को एक्स मान लो, यहाँ पे डेल्टा एल मान लो, तो जो ओमेगा है हमारे पास आ गया 2k बाई एम, और जो फ्रीक्वेंसी हो जाता है ओमेगा बाई 2 पाई, दैट इज 1 बाई पाई k बाई एम। तो यहाँ से मेरे पास जो डेल्टा है वो आ जाता है पाई के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू 3.14। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 3.14 इस क्वेश्चन का आंसर है, 3.14, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, मतलब n इक्वल्स टू 1, हीलियम है तो गामा हो गया 5/3 मोनो एटॉमिक गैस, और हमें p इनिशियल दे रखा है p1, v इनिशियल दे रखा है v1, और हमको बोला गया है, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, आप बस सुनना बात को, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप उससे रेफर कर लेना आराम से। तो मैं देखा इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो P1 V1 रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। और अब हमें क्या कहा गया है कि आइसोथर्मली जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो वॉल्यूम V1 से 4V1 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब 4V1 वॉल्यूम आ चुकी है, उसके बाद एडियाबैटिकली हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो 4V1 से 32V1 हो जाती है, ठीक है। तो फिर हमसे पूछा गया कि वर्क डन बाय आइसोथर्मल अपॉन वर्क डन बाय एडियाबैटिक, जो दिया गया है वो F इंटू लॉग 2, तो अब हमसे पूछा गया F क्या है। ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करना है वो देखो। सबसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल तो हमको सबको पता होता है कितना होता है,
वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो होता है nRT log V2 by V1, ठीक है, nRT log V2 by V1, n हमको पता है 1, R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर मान लो T है, log V2 मतलब 4V1 अपॉन V1, ठीक है, यहाँ से आ जाता है 2RT log 2, ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया। अब देखो हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो उसके लिए जो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन आता है वो आता है टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। बाकी अगर आपको ये याद नहीं है तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, पी को रख दो एनआर टी बाई वी, और ये देख लो यही निकल के आ जाता है क्योंकि एन और आर कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर गैस के लिए, ठीक है। तो टीवी की पावर गामा माइनस 1 रखते हैं, तो हमने मान लिया इनिशियल टेम्परेचर टी है और जो वॉल्यूम है वो है V1 पावर गामा माइनस। अब ये बस यही गलती होती है बच्चे से, कैसे, तो अगर ये V है, हमें V कौन सी लेनी है, 4V1 लेनी है, यहाँ पर 4V1 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। 4V1 क्यों ली, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पहले ही कह दिया था कि जो वॉल्यूम है आइसोथर्मल के बाद वो 4V1 हो जाती है, ठीक है। और हमने मान लिया T फाइनल और फिर जो 32V1 पावर गामा माइनस 1, ठीक है, यह आ गया। तो यहां से मेरे पास T फाइनल जो है वो निकल के आ जाता है T बाय 8 पावर 2/3, जो कि आ जाता है T बाय 4, ठीक है, ये आ गया T फाइनल। तो अब हम वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस निकालते हैं, वो होता है NR T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक हो गया हमारे पास, N1 है R T 1 माइनस 1/4 अपॉन 5/3 माइनस 1 2/3, जो कि आ जाता है 9/8 RT, ठीक है। अब रेशो लोगे आप इसका, तो वर्क डन बाय आइसो बाय वर्क डन एरिया इज इक्वल्स टू F log 2, जैसा कि हमको दिया गया क्वेश्चन में। ये किसके बराबर आ जाएगा, 2RT log 2 अपॉन 9RT मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। log 2 से log 2 गया, RT से RT गया, ठीक है। और हमारे पास जो F है वो कितना आ जाता है 16/9। सॉल्व करेंगे तो F जो है वो आ जाता है 1.77 या फिर 1.78 भी लिख सकते हो आप इसको, दोनों ही मेरे हिसाब से करेक्ट जाएंगे, 1.7 या 1.78। अगर आप राउंड ऑफ कर दो तो 1.78, नहीं करो तो 1.7, ये आपका आंसर आ जाता है। F की वैल्यू बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से, लगभग ये ऐसा क्वेश्चन है मतलब जो सबसे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है मैं 88 क्वेश्चन करूंगा, एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन उठ के आए, और मैं सच बताऊं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, देखना कैसे। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से बनाया गया है कि हमें कहा गया है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा कुछ ऐसे दे रखी, सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाय r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ऐसे हमको जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है। अब पहला केस क्या दिया गया है कि अगर ये डिस्क है, हमसे कहा गया कि जो डिस्क है, तो अगर हम पूरी डिस्क को एनक्लोज करते हुए एक स्फेयर बनाए, ठीक है, तो उससे जो फ्लक्स पास होता है वो फाई नॉट है। डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि मैंने कह दिया कि ये मेरी डिस्क है, ठीक है, ठीक है, मेरी डिस्क है जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस है r,
और मैंने इससे एनक्लोज होते हुए कंप्लीटली बिल्कुल बाउंड्री जो है ये बिल्कुल टच हो रही है, ठीक है, ये बाउंड्री बिल्कुल टच हो रही है, ठीक है। ये एक स्फेयर है, इसको एनक्लोज करते हुए स्फेरिकल सरफेस बनाया है, तो इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको बोला गया फाई नॉट, ठीक है। और अगर यही डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, और अब जो स्फेयर बनाता हूं वो है कि इसके सेंटर से तो कोइंसाइड करता है और जिसका रेडियस r/4 है, मतलब एक ऐसा स्फीयर, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो r/4। अब जो फ्लक्स पास हो रहा है वो है फाई, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाई नॉट बाय फाई कितना होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा एक बार आप खुद ही ट्राई करें इसको, क्योंकि देखिए फ्लक्स जो है, फ्लक्स कैसे डिफाइन किया जाता है, फाई जो होता है फ्लक्स उसको डिफाइन किया जाता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गॉस लॉ से ये फ्लक्स आ जाता है, ठीक है। अब बस हमें चार्ज एनक्लोज निकालना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज कैसे निकालते हैं, चलिए फाई नॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्यू एनक्लोज जो है क्यू नॉट मान लेते हैं और इसके लिए हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो फाई नॉट बाय फाई डायरेक्टली क्यू नॉट बाय क्यू होगा, इतनी बात समझ में आती है आपको। अब क्यू को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2πr dr इंटीग्रल फ्रॉम 0 to r, कोई भी एक क्यू डैश मान लो, क्यू और क्यू नॉट की बात कर रहा हूं मैं, क्यू डैश बात कर रहा हूं, उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, वेरिएबल सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो क्यू नॉट को हम कैसे लिखेंगे, अगर ऐसे हम डिफाइन करते हैं तो यहां पर देखिएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय कैपिटल आर 2πr dr इंटीग्रल फ्रॉम 0 to कैपिटल आर फॉर क्यू नॉट, और क्यू के लिए 0 से r/4 1 माइनस आर बाय आर 2πr dr, ठीक है। तो 2π सिग्मा नॉट कैंसल्ड आउट और यहां से आता है 1 माइनस 1 की जगह r माइनस r² बाय r dr 0 to r अपॉन r माइनस r² बाय कैपिटल R dr 0 to r/4, ठीक है। ये हो गया। सिंपली आप इसको जब सॉल्व करेंगे, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, तो ये हो जाएगा r² बाय 2 माइनस r³ बाय 3r 0 to कैपिटल R अपॉन, ठीक है, अपॉन r² बाय 2 माइनस r³ बाय 3r 0 से r/4, ये हो गया, ठीक है। अब देखो लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा r² बाय 2 माइनस r³ बाय 3 अपॉन r² बाय 32 माइनस r² बाय 192, आप वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा, ठीक है। जो कि अब हम लिख देते हैं 3 माइनस 1 दैट इज r², इसको r² बाय 6 अपॉन 6 बाय 5r² बाय 192, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 192, r² से r गया तो हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 6.4, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास 6.4, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखना, मैं एक बार पेपर सॉल्व कर चुका हूं तो मुझे पता है आंसर इसका 6.4 आएगा, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पर जो है हमारा पेपर 1 का फिजिक्स का डिस्कशन कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए मैं मानता हूँ, पर मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो मैंने कर दिए,
जो मुझसे हुए, और आई थिंक जो मैंने सॉल्यूशन बताया है वो सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। तो यहाँ हमारे सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। जल्दी ही पेपर 2 फिजिक्स का उसके सॉल्यूशन भी करेंगे। हो सकता है मैथ्स और केमिस्ट्री के भी मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ सकूं। फिजिक्स का पेपर 2 तो जरूर आएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू।